नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैस्पर, हमारा प्यारा बच्चा, एक लेब्राडोर की कहानी के बारे में बताऊंगा जो हमने अपने पास पाला था। आइए जानें उसकी शुरुआत। जनवरी फरवरी 2012 की बात है, जब हम जबलपुर मध्य प्रदेश में रहते थे। मैं, मेरी पत्नी कनक और बेटा अंशुल, हम साथ में रहते थे। और बेटा अंशुल बायोटेक्नोलॉजी की कोर्स करने नोएडा आ गया। और नोएडा में आखिरी सेमेस्टर जब हुआ उसके बाद उसने एक लैब्राडोर पप को, जो कि केवल 15 दिन का, अपने यहाँ ले आया। और सफ़ेद रंग का ये ऑफ वाइट दिल्ली से ट्रेन द्वारा लाने की खासी मुश्किलें हुई। AC3 का टिकट लिया था और पप बहुत छोटा था और उसे साथ में रख लिया था। रास्ते में पप रोया, कौं कौं चिल्लाया, कुछ भूख से और कुछ प्यास से, कुछ जबरदस्ती पकड़ कर लाने से। हमने पहले से ही मना किया था, बहुत समझाया था, मत लाना, रास्ते में बहुत परेशानी होगी। पर बच्चे कहाँ समझ पाते हैं। इन बातों को कहने लगा, अब मैंने ठान लिया है तो अब मैं जरूर लेकर आऊंगा। रास्ते में वो ट्रेन से लाया। रास्ते में टिकट चेकर ने पकड़ लिया और कहा कि पप को छोड़ दो, पर वो कहाँ मानने वाला था। उसके बाद TT ने उसे रास्ते में उतार दिया। रात 11 बजे ग्वालियर शहर में के रेलवे स्टेशन में। ये तो अच्छा था कि उसने पहले अपने एक दोस्त से बात कर ली थी जो ग्वालियर में रहता था, और वो जाकर उसके साथ ट्रेन से उतरकर उसके घर पहुंच गया। उतरने से पहले तो उसने अपने दोस्त से बात कर ली थी, और उसके बाद ठहर के अगले दिन उसने फर्स्ट AC की टिकट ली, अपनी और बच्चे की भी, और जबलपुर तक चल पड़ा। ट्रेन करीब 12 बजे ग्वालियर स्टेशन से चल रही थी। उसने एक बोतल ले ली जिसमें दूध भरा था और उसमें एक निप्पल लगा था, पर निप्पल में इतना छोटा छेद था कि बच्चा बार बार पीने के बावजूद दूध का लेवल उतना ही रहा, जस का तस रहा। एक टिकट चेकर आया, उसने टिकट चेक की और बाकी सारे यात्री सो गए थे, तो वो बाद में चला गया। उसके बाद उसने रखा, अपने पास रखा। जब भी वो रोता, उसे लेकर रात भर वो हाथों में घूमता, इधर उधर घूमता रहा। और जैसे ही जबलपुर स्टेशन पहुंचा, उसने हमें पूर्व सूचना दे दी थी। अतः हम स्टेशन में लेने पहुंच गए और किसी तरह बाहर निकाला। अंशुल ने तो मानो पूरी दुनिया ही जीत ली थी। बच्चा घर बाहर सभी का प्यारा था। बड़ी ही नज़ाकत से उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा चुलबुला था, प्यारा था। हम जहां भी जाते हैं वहीं हमारे साथ साथ जाता। नाम रखा था कैस्पर, और अंशुल ने उसका नाम कैस्पर कैसे रखा यह भी पता नहीं चला। घर पर कैस्पर को अंशुल के भाई का दर्जा प्राप्त था, यानी स्थान मिल गया था। सबके दुलारे, तेजी से बढ़ने लगा और 9 महीने में ही उसका वेट करीब 25 किलो हो गया था। उसके बाद जैसे ही हम जो है आते, हम अपनी दिनचर्या हमारी उसके आते ही हमारी दिनचर्या बदल गई थी। सुबह 5 बजे उठते थे और जब तक हम सोए हैं कोई हरकत नहीं करेगा। जैसे हम जरा सा हिले डुले, उसे पता चल जाता था कि नींद खुल गई। वो झट से कूद कर बिस्तर में आ जाता और उछल कूद शुरू कर देता। बार बार हमारे हाथों की उंगलियों को अपने मुंह में लेता, मगर ध्यान रहे काटता नहीं था। मुंह में लेता था, चूसने की कोशिश करता था। इतना प्यार और अधिकार पा लिया था उसने घर में कि जब हमारी नई गाड़ी i20 रेड कलर जब घर में आई जनवरी 2012 में,
तो उसके पीछे एक तरफ नाम लिखा था अंशुल का और दूसरी तरफ नाम लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में कैस्पर का। डबल बेड में पत्नी कनक के उठने के बाद वो जोर जोर से गोल 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 घूमता, यानी अपनी खुशी का इजहार करता, जाहिर करता। जब तक मैं बिस्तर न छोड़ दूं तब तक मुझे उठाने की कोशिश करता रहता। घर से निकलते ही साथ साथ बाहर निकल जाता और बाहर निकलते ही मुंह में उसके दांत आने लगे थे और धीरे धीरे उसे कहीं ना कहीं से लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी का कोई डंडी तोड़ कर ले आता उठा कर ले आता और उससे काटता रहता और कोशिश करता कि किस तरह अंदर घुस जाएं। जहां भी हम जाएं चलने की जिद करता और हम जैसे भी घर के अंदर घुसने की कोशिश करें तो वो हम कोशिश करते थे कि वो भीतर लकड़ी न लाए, मगर वो फिर भी मुंह नीचे किए हुए चुपचाप अंदर घुस जाता था। और उसके बाद उस लकड़ी को टुकड़े टुकड़े करके टुकड़े रख देता। जब भी मौका मिलता उसे चबाता रहता। पर किचन में कुछ खटपट होते ही तुरंत वहां जाकर कनक से बात करने की कोशिश करता, यानी सुबह पहली चाय पर चुपचाप हमारे पास आके खड़ा हो जाता और अपने बिस्कुट का इंतजार करता। हम दोनों एक एक बिस्किट उसको दिया करते थे। उसे बिस्किट बहुत अच्छा लगता था और जब भी पानी की प्यास लगे वो नल के पास जाकर खड़ा हो जाता था। उसे नल से पानी पीना बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद उसे जब हम बेल्ट कहते सीधा बेल्ट के पास चला जाता। पर उसे बेल्ट पहनाने की में काफी मुशक्कत करनी पड़ती थी। कभी इधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा, कभी लेट जा रहा है और इधर उधर भागते भागते वो चाहता था कि बेल्ट पहने, पर बच्चे की तरह नखरे बहुत करता था, इसलिए उसे पहनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। 2 अक्टूबर 12 को सुबह के 6 बजे हैं। हम बिस्तर से उठने की तैयारी कर रहे हैं और वो पास में नीचे सोया है निष्फिक्र। वो हमारे सुरक्षा कवच में लेटा है। खट सी आवाज होते ही तुरंत उठा और छलांग मारकर बिस्तर में आ गया और उसके बाद हमसे प्यार करने लगा, मानो ये बता रहा है उठो सोने वालों सवेरा हुआ है। कैस्पर हमारे परिवार का विस्तार है। जब कैस्पर के कुछ दांत आए थे तो वो लकड़ी को या चमड़े को या हवाई चप्पलों को काटने लगता था, कुतरता जाता था। एक बार हमारे घर में महिलाओं की कोई बैठक हो रही थी। सबने अपनी चप्पलें बाहर खोली थी, मगर उसने धीरे धीरे काफी चप्पलों को कुतर दिया था। जैसे बैठक खत्म होने के बाद महिलाएं बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उनकी चप्पलों की जगह में जगह जगह से कुतर दिया गया है। पहले तो वो चकराए ये क्या चक्कर है, पर फिर कैस्पर को ढूंढा तो कैस्पर चुप कर बैठा हुआ था। उसे खूब डांट पड़ी और चुपचाप सुनता रहा, जैसे अपनी गलती मान रहा हो। उसके अगली बार जब भी महिलाएं आती तो कैस्पर को कहती कैस्पर ने चप्पल काटी है और उसकी ये बात सुनते ही वो जाकर कहीं छुप जाता। कैस्पर के बारे में क्या क्या बताएं, अनेकों ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। उसकी हमारे साथ यात्रा बहुत लंबी, सुखद और आनंदमयी रही। कैस्पर को केले का बहुत शौक था। दरअसल हमारे घर में केले आते ही उसी के लिए थे। केले का नाम लेते ही कहीं पर भी गया हो तुरंत दौड़ कर चला आता था। मुझे एक इंसिडेंट याद है। एक बार हमारी नौकरानी बाहर बर्तन साफ कर रही थी और बर्तन साफ करने के बाद वो चली गई। थोड़ी देर में लौट के आई तो वो कुछ ढूंढने लगी बाहर और कैस्पर ने ये देख लिया। वो भी उसके साथ ढूंढने लगा। कुछ देर बाद कैस्पर ने अपने मुंह से कुछ उठाया और उसके पास चला गया। वो एक 100 का नोट था और वो नौकरानी भी इतना आश्चर्यचकित रह गई कि इसको क्या पता मैं क्या ढूंढ रही हूं। और इसका इतना सिंसियर, उसको उठा के सीधा नौकरानी के पास गया, नौकरानी को दे दिया। बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जीवन में
क्या क्या बताएं। इसके बाद कैस्पर ने पूरे जीवन में किसी को नहीं काटा। जो हमने खाया हमने उसे दिया, अलग से उसके लिए कोशिश की कुछ न बनाने की। मुझे याद है कलकत्ता में जब हम AC1 के कूपे से आए थे, कैस्पर भी हमारे साथ था, हमने उसके नाम से भी टिकट लिया था। ये 2013-14 की बात होगी। AC में माहौल ठंडा था और दिल्ली में माहौल बहुत गर्म था, भीषण गर्मी थी। स्टेशन से बाहर आते ही, AC से उतरकर स्टेशन से बाहर आते ही उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। वो लेट सा गया। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या गया, क्या हो गया। शायद उसके अंदर पानी की कमी हो गई थी। कोई भी टैक्सी वाला उसे ले जाने को तैयार नहीं था, उसे और हमें ले जाने को तैयार नहीं था। काफी भौगदौड़ के बाद एक टैक्सी वाला तैयार हुआ। हम सीधा घर में जाके हमने सामान रखा और उसे लेकर सीधा डॉक्टर के पास गए, वेट डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा अच्छा हुआ आप इसे जल्दी ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। उसके बाद कैस्पर को 10 दिन तक डॉक्टर साहब ने अपने यहाँ ICU में भर्ती किया और बताया कि इसके जीने के केवल 10% चांस हैं। फिर भी हमारे जोर देने पर डॉक्टर ने पूरा ट्रीटमेंट किया, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया, पूरा इलाज किया और वो ईश्वर की कृपा से घर पे लौट आया, सकुशल लौट आया। हम तब लक्ष्मीबाई नगर में रहते थे। करीब 2-2.5 साल हम वहां रहे। कैस्पर स्वस्थ रहा। फिर हम गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आ गए। कैस्पर की उम्र बढ़ रही थी और कैस्पर 2019 में साल शुरू ही हुए थे कि हमारे साथी श्री कुकसाल जी का फोन आया कि हमारे लेबरा की तबीयत खराब है, उसे खून की जरूरत है, क्या आपका कैस्पर खून दे पाएगा? मैंने तुरंत हाँ कहा और कैस्पर को लेकर उनकी सहायता से हॉस्पिटल पहुंच गया। 1 जनवरी 2019 को कैस्पर ने रक्तदान किया और इस रक्तदान किया। हम सब खुश थे, कैस्पर खुश था, लेने वाला खुश था, दोनों परिवार खुश थे। उसने महादान कर दिया। अपने रक्त को दूसरों की हिफाजत के लिए देना कोई उससे सीखे। हम मनुष्य तो फिर भी डरते रहते हैं, पर उसने बड़ी दिलजरी से यह काम किया और ब्लड डोनेट किया। जो इंसान रक्त में झिझकते हैं उनके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि बेझिझक होकर उसने रक्तदान किया और हमने उसके इस जज्बे को सलाम किया। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। शरीर का वजन भी बढ़ रहा था, पर शरीर के भीतर से कमजोर हो रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े पेट हॉस्पिटल्स में दिखाया गया। शरीर ढलता जा रहा था, दवाइयां पड़ती जा रही थी। अनेकों डॉक्टरों की सलाह के बाद हम उसे दिल्ली ले गए CT स्कैन करने। CT स्कैन कराया, पता चला उसे ब्रेन में ट्यूमर है, आर्थराइटिस बढ़ता जा रहा है, भूख बंद हो गई थी। सो हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। मन में एक आशा थी कि शायद हम निराशा से बाहर की ओर निकल पाएं, पर पत्नी और बेटा अंशुल आशा की बागडोर थामे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेक्टर 50 नोएडा में कैस्पर को वेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। भयानक निराशा का दौर था। पर एक दिन पत्नी और बेटा गए तो वे आश्चर्य से देखा कि कैस्पर खड़ा है,
भोजन ले रहा है और घर आने के लिए मचल सा रहा है। पर हम चाहते थे कुछ और स्वस्थ हो जाए तो ले जाएंगे। हम जब भी घर लाते वो 2-4 दिन तो ठीक रहता, पर उसके बाद फिर से उसकी तबीयत खराब हो जाती। अब हमें भी दिखने लगा था कि अंत दूर नहीं है। फिर भी हम आखिरी सांस तक आशा को जीवित रखना चाह रहे थे। ईश्वर का लिखा प्रारब्ध या नियति अब नजर आने लगी थी और काल तेजी से अपने हाथों में लेने के लिए आतुर था। छोटी सी आशा फिर भी थी। अब करीब करीब सभी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब इसकी जाने की घड़ी आ गई है। डिपार्चर इज ऑलवेज पेनफुल, इट इज मोर पेनफुल व्हेन इट इज विद अ लविंग वन। हमारे प्यारा था, हमारा दुल्हरा था। हम परिवार के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्यारे सदस्य को विदाई देने का समय आ गया था। हम उसे जाते हुए देख रहे थे। कनक अंशुल मानो आंसुओं के सैलाब में डूब से रहे थे। कनक और अंशुल मानो घर पर खाना पीना सभी का बंद। मैं बस किंग कर्तव्य विमूढ़ से एकटक बेबसी से यह सब देख रहा था। अब कैस्पर बेहोश हो गया था। उसे छत पर चादर कंबल बिछाकर एक मच्छरदानी के अंदर रखा गया और वहीं एक अन्य बिस्तर में कनक और अंशुल बारी बारी से अपनी अपनी मच्छरदानियों और बिस्तर में साथ में लेटे थे। कहाँ नींद आती है किसी को। रात भर जगते रहे, उसे देखते रहे, उसे जाते हुए पल पल देख रहे थे। मैं भी अब अग्रिम तैयारियों के बारे में सोच रहा था। फिर वो दिन आ गया। कैस्पर को दूल्हे की तरह शैम्पू से नहलाया गया। चक सफेद मुलायम, मानो अब तुरंत खड़ा होने वाला है। उसके बाद कैस्पर होश में नहीं था, बेहोश था, बस सांस चल रही थी। शरीर भारी हो गया था। 4 आदमी उसे चादर में लपेटकर चौथी मंजिल से नीचे ले आए, कार में ले आए। उसे कार में लिटाकर नोएडा वेट हॉस्पिटल ले गए। सभी चिकित्सक उसकी स्थिति से अवगत थे। वे हमारी, विशेषकर बेटे अंशुल की, कैस्पर के प्रति समर्पण को से अभिभूत थे। जिस प्यार से, नाजों से उसे रखा गया, उसका इलाज किया गया, डॉक्टरों का भी आशीर्वाद मिल रहा था। यह हमारे लिए जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था। हम कैस्पर के शव को एक पशु चिकित्सालय व शव केंद्र में ले गए। उसे 3-4 फीट की कब्र में दफना दिया गया और हमने उसे पुष्पांजलि अर्पित की और उसे इस पवित्र रिश्ते के अंत हो गया। शायद फिर अगले जन्म में मिलने के लिए। कैस्पर बच्चा अमर रहे, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। कैस्पर की याद में फिर हमने घर पर एक हवन किया और उसकी फोटो में फूल माला चढ़ाई। पंडित जी ने कहा कैस्पर भी अब हमारा पितृ हो गया है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए पॉइंट, नया लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।